कि वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको निश्चित रूप से ध्यान से सुने और जो आपके प्रश्न होंगे तो मैं डिटेल में फिर आंसर दूंगा। चलें सर, आगे बढ़ें। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एजुकेशन क्या है और एजुकेशन क्या होना चाहिए। यदि आपको इंग्लिश में या ज़्यादा मैं कहीं इंग्लिश बोल जाऊं तो आप बिल्कुल हिंदी में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन बेटे एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक पावरफुल वेपन है हमारे हाथ में, जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व में जिस प्रकार का चेंज लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। और इसी विधा का नाम एजुकेशन है। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो है वो हमें समाज में एक डिग्निटी में रहने के लिए भी इंस्पायर करता है। तो ये एजुकेशन का ओवरऑल मतलब है। और नेल्सन मंडेला जी, जिनको कि भारत रत्न मिला था और जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने कहा कि ये वो पावरफुल वेपन है जिसके माध्यम से हम समाज में किसी भी प्रकार का चेंज लाने की क्षमता रखता है। इसे हम एजुकेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं कि पॉजिटिव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। आजकल देखने में आता है कि ये जो टीचर और टाट के बीच में जो रिलेशन है वो शायद पहले की तुलना में, जो गुरुकुल में जो जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वानप्रस्थ जब आश्रम में रहते थे तो उनके बीच में जो संबंध था, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कारण कुछ भी हो, लेकिन शायद ये संबंध हमारे बीच में धीरे धीरे शायद जो होना चाहिए वो उसमें थोड़ा विकृति आ रही है। और जो संबंध हमारे पहले गुरु और शिक्षक के गुरु और शिक्षा ग्रहण करने वाले के बीच में थे, शायद इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों के बीच में रिलेशन जितने ज़्यादा सुदृढ़ होंगे, जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, उतना ही ज़्यादा टीचर जो है, उतना ही ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो टीचर से अर्न कर सकता है। इसके लिए एक बहुत आवश्यक है कि हमारे दोनों के जो संबंध है वो बहुत मधुर हो। और तभी मेरे ख्याल से एक टीचर भी जो है अपने स्टूडेंट को सब कुछ देने की हैसियत रखता है। और टीचर के ये स्टूडेंट के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो अपने शिक्षक से वो सारे कौन से गुण हैं जो टीचर्स के पास हैं जिनको ग्रहण कर सकता है। जहां तक एजुकेशन सिस्टम जो हिंदुस्तान के अंदर है उसकी मैं बात करूं तो आपने नाम सुना होगा, बिहार में तक्षशिला था, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां किसी जमाने में 10,000 बच्चे एक ही जगह में रह करके पढ़ते थे। और मुझे याद है कि यदि आप हिस्ट्री की तरफ जाएं तो पता लगा कि 35 कंट्री के लोग हमारे इस हिंदुस्तान में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। यदि आप एग्रीकल्चर के आयामों को देखें तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है ये फार्मिंग करना सिखाता है, ये एक प्रकार से कॉमर्स की भी शिक्षा देता है और ये नॉलेज की तो शिक्षा देता ही है। अब सवाल ये है कि यदि आप एग्रीकल्चर को जानना चाहें कि यह है क्या, तो मोटे मोटे रूप से जो हम फसल उगाते हैं, खेती करते हैं, और इस खेती में चाहे वो लैंड का मैनेजमेंट हो, डेयरी का मैनेजमेंट हो, पोल्ट्री का मैनेजमेंट हो, और ये सारा जो मैनेजमेंट है जो कि फसल के उगाने से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर की फसल हो, या यहाँ तक कि हमारा रेशम की जो फसल है, रेशम का जो कीड़ा है वो उगाने की कला भी, ये सब इसी के पार्ट है। पिसीकल्चर है जो आपने देखा होगा आज जो हमारा इजराइल है, इजराइल में बहुत बड़े स्तर में जो है वो पिसीकल्चर हो रहा है, जो मछली उत्पादन है। हमारे देश में भी बहुत सारे बच्चे यहाँ छत्तीसगढ़ के जुड़े हुए हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये हमारे पूरे देश में बहुत उभरता हुआ सितारा है, विशेष रूप से फिशरी मत्स्य उत्पादन में। मत्स्य उत्पादन में बताऊं आपको, पिछले 10-15 साल में छत्तीसगढ़ राज्य ने जो विकास किया है फिशरी के क्षेत्र में, आज छत्तीसगढ़ राज्य जो है पूरे देश में तीसरे नंबर पर है, जो कि मत्स्य बीज का उत्पादन करता है, मत्स्य बीज को बेचता है बाहर के प्रदेशों में। और आज हमने मत्स्य उत्पादन जो कि एक मत्स्य उत्पादन जो है इसे एग्रीकल्चर से अलग करके देखा जाता था। अभी छत्तीसगढ़ राज्य ने इसको कृषि के समान कर दिया है, और ना आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग से पैसे देना है और ना आपको पानी के लिए अलग से पैसे देना है। जैसा एग्रीकल्चर है ठीक वैसा ही जो है वो पिसीकल्चर हो गया है। विटीकल्चर जो है ये भी रेजिंग ऑफ द क्रॉप, जिसे हम फसल उत्पादन कहते हैं, उसी का एक अंग है। और हॉर्टिकल्चर जो है
ये जो मुख्य रूप से सब्जी उत्पादन है, फल उत्पादन है, पुष्प उत्पादन है, इन सब का जो ज्ञान है, जिसके तहत ये हमें पढ़ाया जाता है, उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और इन सब को मिलाकर के यदि एक भाषा में मैं कहूँ, जो कि हमारे प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है, और उन्होंने इसका नाम दिया है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वो है जिसमें माननीय मोदी जी ने एक ये सपना देखा है कि हम पूरे एग्रीकल्चर को 3 भागों में विभाजित करें। एक एग्रीकल्चर हो, दूसरा हॉर्टिकल्चर हो, और तीसरा जो एग्रीकल्चर बेस्ड एलाइड सेक्टर है वो हो। और उन्होंने कहा कि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत हम एग्रीकल्चर को 3 भागों में विभाजित करें। 33% भाग जो है वो एग्रीकल्चर का हो, 33% भाग जो है हॉर्टिकल्चर का हो, और जो बचा 33% भाग है, चाहे वो डेयरी का हो या मशरूम का हो या फिशरी का हो, या और भी जो इसका आपका जो गौ पालन हो सकता है, डेयरी हो सकता है, पोल्ट्री हो सकता है, फिशरी हो सकता है, मशरूम हो सकता है, और हनी उत्पादन हो सकता है, शहद उत्पादन हो सकता है। ऐसे ये जो 33% शेयर है वो उसमें सब आते हैं। अब सवाल उठता है कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो न केवल फार्मर है, बल्कि मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, वो आर्टिस्ट हो सकता है वो, और एक परफेक्ट बिजनेसमैन। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो फार्मर हैं, इन फार्मर को इस कला को, जो फसल उगाने की कला है, न केवल उन्हें फसल उगाने की कला को सीखना है, बल्कि इसे एक बिजनेस का स्वरूप भी प्रदान करना है। जो माननीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर है इसे हमें बिजनेस के रूप में, ये एग्री बिजनेस के रूप में हमें इसके आगे हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड। यदि आप एग्रीकल्चर के इतिहास को देखें तो ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही सुदृढ़ आय का तरीका है। और इसमें यदि आप देखें तो 58% हमारी जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, वो कृषि के ऊपर निर्भर है। और यदि आप इसकी एवरेज ग्रोथ रेट को देखें तो 4% इसकी पर एनम ग्रोथ रेट है। और लगभग 140.7 मिलियन हेक्टेयर में हम खेती कर सकते हैं। इतनी हमारे पास जो बीज, इतनी हमारे पास लैंड है जिसमें हम खेती कर सकते हैं। और यदि आप भारतीय परिदृश्य को देखें तो मुख्य रूप से धान और गेहूं, ये 2 फसल हैं जो बहुत बड़े रकबे में हिंदुस्तान के अंदर उगाई जाती हैं। जो व्हीट का जो एरिया है ये लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, और जो राइस का एरिया है लगभग ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर एरिया है जिसमें इसकी खेती की जा रही है। और जो ऑयलसीड है, कॉटन है, जूट है, टी है, कॉफ़ी है, इसका एरिया कम है, कम एरिया में हम इसकी खेती करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वो एरिया है जो खेती के जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आज लगभग जो फूड प्रोडक्शन है हमारी कंट्री का, वो लगभग 306 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन हो गया है। नेक्स्ट प्लीज सिंह साहब, नेक्स्ट। यदि आप ये परिदृश्य को देखें तो मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डाटा है बहुत ओल्ड डाटा है। यदि आप इस डाटा को देखें, ये देखिए ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हमारा इतना है, लेकिन खेती का जो एरिया है लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर है। और 142 मिलियन हेक्टेयर को यदि आप देखें तो मुख्य रूप से इसमें राइस और व्हीट की फसल होती है। यदि आप राइस का उत्पादन देखें तो ये बहुत पुराना डाटा है। आज राइस का उत्पादन लगभग 125 मिलियन टन जो है केवल राइस का प्रोडक्शन है, और व्हीट का प्रोडक्शन लगभग 110 मिलियन टन है। और सीरियल्स में मुख्य रूप से ये 2 आते हैं। इन सबको यदि मिला दें तो लगभग मैं समझता हूं कि 150 से 125 मिलियन टन उत्पादन जो है केवल हमारा सीरियल का है। पल्स में हम बाहर से पल्स को लाते थे, और पल्स का हमारा जो उत्पादन होता था लगभग 16-17 मिलियन टन था। लेकिन आज आदरणीय मोदी जी ने इसके उत्पादन को, हमें पल्स उत्पादन में हिंदुस्तान को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है। और आज हम लगभग 22 से 24 मिलियन टन जो है हम पल्स का उत्पादन कर रहे हैं। ऑयल सीड का लगभग हम 34 मिलियन टन ऑयल सीड का उत्पादन कर रहे हैं। और यदि आप फूड ग्रेन्स को देखें तो लगभग हमारा आज की तारीख में 306 मिलियन टन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। और हॉर्टिकल्चर का यदि प्रोडक्शन देखें तो ये 325 मिलियन टन जो हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, जो लगभग हमारा 110 मिलियन हेक्टेयर से उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। इंडियन एग्रीकल्चर को देखें तो हमारा जीडीपी में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसमें एग्रीकल्चर का जो स्कोप है, पहले लगभग इसकी हिस्सेदारी थी
जब हम स्वतंत्रता के यानी 1970 की बात करें तो लगभग हमारा 22% शेयर था। ये शेयर धीरे धीरे सकल घरेलू उत्पाद में कम होते होते आज लगभग 14% आ गया है। 14% आ गया है, मतलब शेयर हिंदुस्तान में जो कृषि का जो शेयर है जीडीपी में, वो निश्चित रूप से कम हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा उत्पादन कम नहीं हो रहा है और प्रोडक्टिविटी भी हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। यदि आप देखें, लगभग 1 मिलियन लोगों को हम भोजन प्रदान करते हैं, और जो हमारा जो भोजन, यदि आप 1945 से 1960 के बीच की बात करें तो आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है बहुत बड़ी भुखमरी जो है हमारे पूरे विश्व में देखने को मिली थी। और इस भुखमरी को दूर करने में जिन दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं। उनमें एक है नॉर्मन ई बोरलॉग। मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर में आज तक केवल एक ही नोबेल प्राइज मिली है, और वो शख्स है जो सिमिट, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां उन्होंने काम किया है मेक्सिको में। 2006 में मैं उस शख्स से मिला था जिसको नोबेल प्राइज मिली है। और फॉर्चुनेटली नोबेल प्राइज जो विनर नॉर्मन ई बोरलॉग साहब हैं, वो मेरे उन्हीं के फील्ड को मैं बिलोंग करता हूं। मेरा प्लांट पैथोलॉजी है, वो भी एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। लेकिन पूरे वर्ल्ड में उन्होंने भुखमरी को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और 1970-75 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब उन्होंने जापान का विजिट किया तो उन्होंने एक ऐसा जीन व्हीट में निकाला था, और उसका नाम था नोरिन जीन, जो व्हीट में इसमें पैडी में निकाला था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारी व्हीट की और पैडी की जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग डबल से ज्यादा हो चुकी थी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लगभग हिंदुस्तान में 51 प्रकार की मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, और इन फसलों को उगाए जाने के पश्चात लगभग 645 मिलियन टन एग्रोवेस्ट हर साल निकलता है। और इस एग्रोवेस्ट को आजकल बहुत अच्छे उपयोगी तरीके से इसका उपयोग कैसे किया जाए, इस पर भी बहुत अनुसंधान हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। यदि आप देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है ये फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रिच बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, वो हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। और इसका सबसे मुख्य कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 124 कंट्री का क्लाइमेट हमारे यहाँ उपस्थित है। मैं अपने विद्यार्थियों को बता दूं जो 7वीं 8वीं के हैं, शायद ना जानते हो, हमारे यहाँ जो जैव विविधता है, जो हिंदुस्तान है वो वर्ल्ड की 10वें नंबर की कंट्री है जहां इतनी ज्यादा जैव विविधता उपलब्ध है। यहाँ आप फॉरेस्ट डाइवर्सिटी की बात करें, आप एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी की बात करें, आप रेशियल डाइवर्सिटी की बात करें, आप कोई भी डाइवर्सिटी, आप एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। मैं हमारे विद्यार्थियों को बता दूं कि मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखता हूं। मेरे यहाँ 25,000 प्रकार की धान की किस्में हैं जो हम लोग मेंटेन करते हैं। एंड वी आर नेक्स्ट टू इर्री फिलीपींस। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में उपस्थित है, और मनीला के बाद विश्व का दूसरा जो विश्वविद्यालय है, जिसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जहां विश्व में दूसरे नंबर का सेंटर है, जहां पर राइस का इतना जबरदस्त डाइवर्सिटी है, जहां 25,000 प्रकार की राइस वैरायटी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 60% जो हमारी लैंड रेसेस है कृषि में हमारे यहाँ मौजूद हैं, और इसमें ब्रीडिंग का बहुत जबरदस्त स्कोप हो सकता है। क्लाइमेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ तरह तरह की फसलें उगाई जा सकती है। हमारे यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, हमारे यहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, हमारे यहाँ टेम्परेट क्लाइमेट है, और यही कारण है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी का खजाना है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि हमारा जो बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क है एग्रीकल्चर रिसर्च का, एक्सटेंशन का, मैं आपको बता दूं कि लगभग 720 कृषि विज्ञान केंद्र हिंदुस्तान के अंदर हैं, जिनके माध्यम से जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में जनरेट होती है उसका प्रचार प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाता है। हमारा बहुत ही स्ट्रांग रिसर्च नेटवर्क है, स्ट्रांग एक्सटेंशन नेटवर्क है, और स्ट्रांग टीचिंग का नेटवर्क है। और एग्रीकल्चर जो हिंदुस्तान की है, माननीय मोदी जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और मैं हमारे विद्यार्थियों को बता दूं कि इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो स्कोप है वो केवल एग्रीकल्चर में
देखा जा सकता है। एग्रीकल्चर का जो स्कोप है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर अकेले का स्कोप है। आप समझ सकते हैं कि कितना पोटेंशियल एग्रीकल्चर के अंदर हिंदुस्तान में है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, जो प्लानिंग और बहुत अच्छी प्लानिंग के स्कोप है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चरल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर में है, दूसरे देशों से हमारे बहुत ज़्यादा संपर्क हैं, MOU साइन है, और वर्ल्ड के जितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ हिंदुस्तान से मिलकर के बहुत सारी रिसर्च जो है हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं। और हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है बाहर से। मैं आगे और आपको डिटेल में बतलाऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत जो वीकनेस भी हमारी बहुत है, मैं आपको बतला दूं कि 30 से 50% जो यील्ड है, एवरेज यील्ड हमारी भारतवर्ष की जो एवरेज यील्ड है, वो लगभग दुनिया के जो एडवांस देश हैं उनकी तुलना में आप सोच सकते हैं कि 30 से 50% कम यील्ड हमारे हिंदुस्तान की है। तो मैं बता दूं विद्यार्थियों आपको, यदि आप जैसे टैलेंटेड विद्यार्थी एग्रीकल्चर में आते हैं तो आप मान के चलिए कि हम एग्रीकल्चर के परिदृश्य को बदल सकते हैं। और आज जो लगभग आधी उपज हम दूसरे, आप इजराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, वहां से हमारा उत्पादन लगभग आधा है। इस उत्पादन को हम डबल करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सवाल है कि इसमें आप जैसे विद्यार्थियों को जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हें एग्रीकल्चर की ओर आना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नॉट टेक्निकली डेवलप्ड दैट मच। इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करें 32% है, पूरे हिंदुस्तान की बात करें बहुत कम है। और ये एक एरिया है ऐसा है जिसे एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP ये धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी को हमें बढ़ाना पड़ेगा इस एरिया को। और जो इलिटरेसी है हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसे और आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारी कुछ वीकनेस है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ थ्रेट्स हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम प्रोडक्शन की, हमारी जो इंफीरियर क्वालिटी है प्रोडक्शन की और क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स जो है, इसकी क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और जो रिपीटेटिव कल्टीवेशन ऑफ स्टेपल फूड क्रॉप है, मैं समझता हूँ डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लो प्रोडक्टिविटी आज भी हमारे, चाहे आप धान की बात करें, गेहूं की बात करें, यदि आप धान की बात करें तो चाइना से हमारा जो प्रोडक्टिविटी है लगभग आधी है। और विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ की तुलना में हमारा उत्पादन जो है बहुत कम है। हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मैन पावर है, रिसर्च सिस्टम बहुत अच्छा है, एक्सटेंशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन बावजूद इन सब के जो प्रोडक्टिविटी है अभी भी बहुत कम है, जिसे आगे बढ़ाए जाने की पर्याप्त गुंजाइश है। नेक्स्ट प्लीज। यदि आप देखें तो मैं आपको कुछ बतला दूं कि जो माइलस्टोन्स इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हमारे देश में, नॉर्मन ई बोरलाग साहब हुए, वो मैक्सिको से थे, उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति को चलाया। और हिंदुस्तान के जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं, उनका एक फाउंडेशन चलता है, लगभग आज मेरे ख्याल से 88 वर्ष के हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं। आपको उनके विषय में निश्चित रूप से जानना चाहिए। ब्लू रेवोल्यूशन, जो वाटर रेवोल्यूशन है, फिश रेवोल्यूशन है, इसे ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और आप कह सकते हैं कि जो ब्लू क्रांति के नाम से व्हाइट रेवोल्यूशन, अभी हमने कल ही जो कुरियन साहब की 100 सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट किया हुआ है, और उन्हें जो है वो मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और वही वो शख्स हैं जिन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन को हिंदुस्तान के अंदर लाया। फ्लावर का कल्टीवेशन, एडिबल ऑयल्स का कल्टीवेशन, जिसे हम येलो रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, ICT रेवोल्यूशन, जिसका क्रेडिट हम माननीय राजीव गांधी साहब को दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज ICT जिस हिंदुस्तान का जो परिदृश्य है शायद उन्हीं की देन है। और आज ICT के क्षेत्र में जबरदस्त रेवोल्यूशन आ रहा है। नेक्स्ट प्लीज। ग्रीन रेवोल्यूशन की आप बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन में मुख्य रूप से जो हाई यील्डिंग वैरायटीज का डेवलपमेंट हुआ, अच्छे बीज का डेवलपमेंट हुआ, अच्छे फर्टिलाइजर आए, अच्छी विधाएं आई, और इन सब का परिणाम एक ही हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन था वो लगभग डबल हो गया। अब ये डबल प्रोडक्शन को बनाए रखना आज बहुत बड़ी चुनौती है।
तो हमें अब इसीलिए रिसर्च सतत रिसर्च की ज़रूरत है, सतत अनुसंधान की ज़रूरत है, ताकि हम इस डबलिंग ऑफ इनकम को बनाए रखें, डबलिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी को बनाए रखें, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें जो पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान की बढ़ती जा रही है, 2030 में ऐसा माना जा रहा है कि चाइना से शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को मद्देनज़र हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना होगा, और इसके लिए हमें नई नई विधाओं को सीखना होगा। नेक्स्ट प्लीज। स्कोप देखें आप हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो जो हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जो हमारा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जिसे हम आप कहें कि लर्निंग बाय डूइंग इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, ये हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम से सीखा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ओल्ड हेरिटेज है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का, वो बहुत ही अच्छा है, और वो लगभग ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जैसा है, जो आज पूरे विश्व में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की मांग चल रही है। यदि आप हिंदुस्तान को देखें तो हमारे किसान जो है वो सदियों से ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करते चले आ रहे थे, लेकिन कालांतर में 1980 के बाद 1970 के बाद जब हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तो निश्चित रूप से हमने फर्टिलाइजर का उपयोग ज़्यादा किया, पेस्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा किया, और इसके परिणाम स्वरूप हमारी जो मृदा की उर्वरता है वो निश्चित रूप से कम हुई, और हमने पेस्टिसाइड का कंजम्पशन ज़्यादा किया, उसके परिणाम स्वरूप प्रोडक्शन निश्चित रूप से बढ़ा। लेकिन आज हम पुनः इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इन पेस्टिसाइड ने हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एयर को, हमारे वाटर को, हमारे जनजीवन को थोड़ा निश्चित रूप से प्रभावित किया है, और इसीलिए आज हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। हमें मेरे ख्याल से इसकी ओर जाना चाहिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। जो भी एग्रीकल्चर में अपना करियर सेव करना चाहता है, मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, ये हिंदुस्तान का जीता जाता उदाहरण है, ये हिंदुस्तान का सबसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। हर एग्रीकल्चरिस्ट एक सपना देखता है कि वो इस इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़े। यदि आप एग्रीकल्चर की ओर आना चाहते हैं तो यहाँ एडमिशन कैसे होता है और यहाँ आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, आपका ये सपना जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर की यदि आप बात करें, जो मैं इस पर आपसे बहुत ज़्यादा आपका समय लेना चाहूँगा, कि एग्रीकल्चर में आने के लिए आप तो ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, यूपीएससी होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब जो है, बीएससी करके आप आ सकते हैं, बीएससी करके भी कुछ एग्रीकल्चर की स्ट्रीम से जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। और पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, मैं और आपको ज़्यादा बाद में बताऊंगा। जर्नलिज्म में आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की ढेर सारी जॉब हैं। अभी शायद साइका साहब आपको वेटनरी के विषय में बता रहे थे। मैं आपको बता दूं कि हमारा एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च है जो कि बरेली में है, रायबरेली में। वहाँ ये भी कंट्री का प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में। एक एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि करनाल में है। ये भी एक फिशरी का इंस्टीट्यूट है जो कि मुंबई में है, आईसीएफआरआई के नाम से। आप यहाँ पर आसानी से, यदि आप पीसीबी वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं, तो आप यहाँ जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब जो है वो निश्चित रूप से आपके इंश्योरेंस सेक्टर में आप जा सकते हैं। रिसर्च और टीचिंग, इसके विषय में मैं आपको बहुत ज़्यादा बताऊंगा कि रिसर्च का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि आप इसे अपना सकते हैं। टीचिंग का क्षेत्र है, इसे अपना सकते हैं। और रिसर्च में आकर के आप हमारे फार्मिंग कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, ये बहुत बृहद क्षेत्र है। एंड स्काई इज द अपर लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर वेंचर। नेक्स्ट प्लीज। मैं आपको बता दूं कि ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 17 ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम CGIAR के नाम से जानते हैं, कंसल्टेटिव ग्रुप्स ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। और ये वो 17 ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप रिसर्च कर सकते हैं एग्रीकल्चर में आकर के, और इन ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना फ्यूचर देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था राइस में, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में रिसर्च का बहुत बड़ा एरिया है, राइस का बहुत बड़ा एरिया है। और इस इंस्टीट्यूट के अंदर मैं आपको बता दूं कि लगभग 30 से 40% जो रिसर्चर हैं वो हिंदुस्तानी हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। आपको मैं बता दूं कि इसके डायरेक्टर जनरल भी डॉक्टर MS स्वामीनाथन रह चुके हैं। इक्रीसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक, ये हैदराबाद में है। यहाँ पर अभी जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है, इसकी बहुत बड़ी पोस्ट है, वो मेरा विद्यार्थी है डॉक्टर अनिल कुमार। इंटरनेशनल
मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर जो है मेक्सिको में है, जहां नॉर्मन ई बोरलाग ने अपना पूरा जीवन दान दिया और पूरा जीवन उन्होंने इस इंस्टीट्यूट में काम किया। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज इकार्डा में है। इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर है, इसमें एक इंडियन थे डॉक्टर यूएस सिंह, वो अभी इससे आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे हमारे लोग इकार्डा में हैं, बहुत सारे हिंदुस्तानी जो है वो वर्ल्ड पोटैटो सेंटर में है। एक डॉक्टर श्रीनिवासन है जो वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर ताइवान में है। इफ्री वाशिंगटन में जो यूएसए में है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल जो इटली में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर जो कि कोलंबिया में है। यहाँ भी हमारे बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट हैं जो कि रिसर्चर हैं इन सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट प्लीज। महज जी एक सेकंड रुकिएगा। ये कॉल मेरे ख्याल से ये वाला लिंक जो है सो 6 मिनट में बंद हो जाएगा। अच्छा। अगला लिंक मैंने चैट विंडो में डाल दिया है और इनविटेशन में भी था, तो ये जब खत्म होगा तो उस लिंक पे जाएंगे। ऐसे अभी हम इस पे कंटिन्यू करते हैं अगले 6 मिनट तक। उसमें ज्यादा थोड़ा क्वेश्चन आंसर का मौका देंगे हम लोग। हाँ, बिल्कुल बच्चे क्वेश्चन पूछ सकें कि कैसे एग्रीकल्चर में जाया जाए। कई बच्चे हैं जो उस पर फोकस करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। चलिए सर नेक्स्ट। ये और दूसरे बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखें आप, अभी एक बहुत अच्छी पहल चल रही है, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक होता ये था कि 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर हिंदुस्तान में है और कॉलेज जो है लगभग 400 कॉलेज हैं एग्रीकल्चर के और 74 यूनिवर्सिटीज हैं। अभी तक हमारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माध्यम से एडमिशन होते थे, लेकिन अभी ये जो पहल चल रही है, अभी आप देखिए 10 कृषि विश्वविद्यालय ने जो हामी भर दी है कि वो एक नेशनल लेवल का जो टेस्ट होगा वो 10 विश्वविद्यालय एक साथ इस टेस्ट में भाग लेंगे। तो हमारे विद्यार्थियों को जो अलग अलग स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्जाम देकर के एडमिशन लेने पड़ते थे, शायद आगे आने वाले समय में ये संभव है कि आप पूरे 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो सकता है। कोई कॉमन एग्जाम हो, जैसा नीट का एग्जाम पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज के लिए होता है, ऐसे ही पूरे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए हो सकता है कॉमन जो है प्लेटफॉर्म तैयार हो, जिस पर बहुत ज्यादा प्रयास जारी है। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं आपको हमारे विद्यार्थियों को बता दूं कि ये देखिए, इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये नई दिल्ली में है। ये एक प्रकार की सोसाइटी है, लेकिन एग्रीकल्चरल के टीचिंग में, रिसर्च में, एक्सटेंशन में आईसीआर का बहुत बड़ा योगदान है। जो आईसीआर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर एक डिपार्टमेंट है, डेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके अंतर्गत आईसीआर काम करती है। और आईसीआर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री के लिए, और यही आईसीआर है जो बहुत सारे एग्जाम, स्टेट जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करती है। ये आईसीआर ही है जो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर यूजी के लिए कंडक्ट करती है, जिसमें आप बीएससी एजी के लिए एडमिशन लेते हैं। और 15% सीट के लिए जो एडमिशन होता है वो इसी एग्जाम के माध्यम से होता है। मैं फिर से आपको बता दूं, AIEEA ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर, ये हमारे देश में 15% जो 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी में 15% सीट AIEE के माध्यम से आप रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन जो 85% सीट है वो स्टेट एग्रीकल्चर टेस्ट के माध्यम से होती है। जैसे उदाहरण के लिए PAT होता है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, जो मेरे विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए होता है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार होने जा रहा है कि हम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए क्यों ना एक ऐसा नेशनल लेवल का टेस्ट करें जिसके माध्यम से स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो। उस पर प्रयास जारी है। लेकिन अभी जो प्रेवलेंट सिस्टम है वो मैं आपको बता दूं कि हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 15% सीट रिजर्व होती है। और ये 15% सीट जो है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम करवाती है आईसीआर के माध्यम से, जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आईसीआर जो है वो NTA के माध्यम से AIEEA फॉर यूजी एग्जाम कंडक्ट करती है। और ये देखिए, ये 15% सीट पूरे हिंदुस्तान में लगभग 2784 सीट है जो यूजी के तहत है। जो बीएससी एजी,
बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, ये सब के तहत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कंट्री की है वहाँ ये सीट रिजर्व है। एक सेकंड और महेश जी, जी ये 2784 सीट 15% है या टोटल सीट है 27, उसका 15% रिजर्व है, मतलब करीब 350-400 के सर, आसपास? आप ऐसा मान के चलेंगे जो टोटल सीट हिंदुस्तान के अंदर 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है उसकी संख्या है 2784, ओके। जो कि टोटल सीट का 15% होता है। ठीक इसी प्रकार से AIEE फॉर पीजी होता है, AIEE फॉर पीजी होता है, जिसमें हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीजी प्रोग्राम में 25% सीट रिजर्व हैं और ये टोटल सीट होती है 3075। अच्छा, अभी ये इसके लिए कॉल भी महेश जी, ये कॉल खत्म हो जाएगा, इसलिए इसी स्लाइड पे हम रहेंगे जी और कॉल खत्म होने के बाद हम दूसरे पे जाएंगे। तो अभी आप बिल्कुल। बात कीजिए, लेकिन इसी स्लाइड हम 18 से शुरू करेंगे अगले वाले में। चलिए, तो मेरे को भी उस पर जुड़ना पड़ेगा ना? जी जी जी। चलिए ठीक है सर। तो चैट विंडो में दिया हुआ, आपके मोबाइल में भी दिया हुआ अच्छा, है, चलिए व्हाट्सएप ठीक पे है कहिए सर, तो उसमें भी मैं डाल देता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे डाल दी, मैं अभी उसी पे जुड़ जाता हूँ, उसी लिंक पे। ठीक है, मैं डाल दूंगा अभी। जी मिलती है और ये टोटल सीट पूरे इंडिया में 905 है और ये 905 सीट जो है पीएचडी प्रोग्राम के लिए होती है और ये 67 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जहां आप पीएचडी कर सकते हैं। और एक बार यदि आपने AICE क्लियर कर लिया और आपका एडमिशन JRF और SRF के माध्यम से हुआ तो आप समझ लीजिए कि यू आर गोइंग टू गेट 31,000 रुपीज पर मंथ और थर्ड ईयर में 35,000 रुपीज पर मंथ अलॉन्ग विद 10,000 रुपीज कंटेंजेंसी। तो ये इसके लिए आपको AICE का एग्जाम क्रैक करना होगा। नेक्स्ट प्लीज। अब यहां देखें आप, यदि आप यहां देखें तो देखेंगे कि एग्रीकल्चरल स्टडीज जो है मुख्य रूप से ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है हमारा बीएससी एग्रीकल्चर का। अभी हमने पहले बीएससी एजी देते थे, आजकल बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो गया है, पूरा आईसीआर यही डिग्री दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर होता है। ये हॉर्टिकल्चर भी अभी हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया कि 326 मिलियन टन प्रोडक्शन हमारा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का है, जिसमें फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, फल आते हैं, सब्जियां, फ्लावर, स्पाइसेस, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका भी 4 इयर्स कोर्स है। बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री होता है जो कि 4 वर्ष का कोर्स है। और जो अभी साइका साहब जो बता रहे थे BVSC, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये 4 साल का कोर्स है, 4.5 साल का, और 6 साल का 6 माह की इसमें इंटर्नशिप होती है। इसके लिए भी हमारे बीएससी वाले बच्चे जो है पीसीबी वाले बच्चे जो है वो जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं एमएससी एग्रीकल्चर ये पीजी प्रोग्राम है और इस पीजी प्रोग्राम में जो 2 साल का होता है, इस पीजी प्रोग्राम में भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं ये AIEE के थ्रू भी होते हैं और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एग्जाम खुद भी कंडक्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरा एग्जाम में कंडक्ट करता था ये अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीजी एंड पीएचडी। तो हमारे यहाँ 20 डिपार्टमेंट में एमएससी होती है और 19 डिपार्टमेंट में पीएचडी होती है। तो यदि आपको आईजीकी में एडमिशन चाहिए तो आपको सीईटी देना पड़ेगा। सीईटी मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और जो सीईटी होता है वो बीएससी एजी के बाद होता है या बीएचएससी के बाद होता है या बीएससी फॉरेस्ट्री के बाद होता है या आपका जो बीएससी की कोई भी बैचलर डिग्री है उसके बाद आप दे सकते हैं एग्रीकल्चर की। ठीक इसी प्रकार से जो पीजी प्रोग्राम होते हैं, एमबीए भी आजकल होने लगा है। पहले केवल मास्टर जो एमबीए होता था वो केवल अपने इंजीनियरिंग साइड के लिए ज़्यादा होता था। आजकल एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट भी एमबीए करके हम लोग एग्रीकल्चर में भी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इसी प्रकार से पीजी की डिग्री होती है, एमएससी फॉरेस्ट्री होती है, हमारे यहाँ फॉरेस्ट का एरिया बहुत ज़्यादा है। और जो पीएचडी है मैं आपको बता दूं कि लगभग 19 विषय में पीएचडी होती है हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। और ऑल ओवर इंडिया आप देखेंगे तो लगभग 20 विषय हैं जहां पर पीएचडी अलग अलग विषय पर होती है। और जो पीएचडी का जो प्रोग्राम है ये 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होता है जिसमें लगभग 1.5 साल जो है वो कोर्स वर्क होते हैं और 1.5 साल का रिसर्च होता है। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर की स्टडी आप बैचलर डिग्री में आप बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री ये तीनों आप एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक सेकंड महेश जी, इस पे एक प्रश्न था हमारे एक स्टूडेंट का जी। सिचुएशन ये है कि ये लोग 12th पास किए हुए हैं जी और नीट की तैयारी कर रहे हैं।
जी लेकिन तैयारी में 1 साल के बाद एग्जाम देना पड़ता है, तो वो साल बर्बाद हो जाता है। जी तो इनका प्रश्न है कि कोई ऐसा कोर्स है जिसमें ये एडमिशन ले लें और मेहनत भी करें, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, फोकस उनका नीट रहे, लेकिन 1 साल में पास करने के बाद उनको डिप्लोमा या कुछ मिल सकता है। अगर नीट हो गया तो वो एमबीबीएस की तरफ चले जाएंगे, अगर नीट नहीं हुआ तो वापस उस कोर्स में 3 साल 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है उसमें वो लग जाएंगे। कहने का मतलब वो 1 जी साल बर्बाद नहीं हो, ऐसा कोई ऑप्शन जी। है? ऐसा ऑप्शन सर अभी क्या है, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी चल रही है। प्राय सब यूनिवर्सिटी में एनईपी 2020 स्टार्ट होने वाला है। अभी इसका जो सिलेबस है वो रिफाइन हो रहा है, लेकिन इस साल ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस विषय में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जैसे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और वो लोग यदि कोई बच्चा, जैसे बीएससी एजी 4 ईयर्स कोर्स है, यदि कोई बच्चा एनईपी के तहत ये प्रोविजन है। और हम लोग मेरी यूनिवर्सिटी में खुद हम लोग तक करने जा रहे हैं, अभी मैं चेयरमैन हूँ इसका। एंड वी आर गोइंग टू रिफाइन एंड वी आर गोइंग टू रिफॉर्म द इंटायर कोर्स आउटलाइन, इंटायर सिलेबस, कि यदि बच्चा 1 साल रहता है तो हम उसको सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन ये सर्टिफिकेट के दौरान हम उसको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इसी पे अभी हमारा पूरा कोर्स का रिफॉर्म होना चल रहा है। यदि वो 2 साल पढ़ता है तो उसको हम डिप्लोमा देंगे। तो 2 साल के हमारे वहाँ से कौन कौन से कोर्स हम उसको पढ़ाएंगे ताकि हम उसको डिप्लोमा दे सकें। और यदि वो 4 साल कंटिन्यू करता है तब तो 4 साल के लिए तो अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो 1 साल कंटिन्यू करता है तो हम सर्टिफिकेट उसे देंगे, तो वो उसे कौन कौन से कोर्स करने पड़ेंगे वो अभी इसका पूरा की पूरा जो हमारा जो सिलेबस का रिफॉर्म है वो उसकी ओर काम चल रहा है। तो ये यदि आप चाहें जो समझ यदि आप चाहें हम्म, सर, यदि आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जो बच्चा नीट में 1 साल में यदि वो नीट का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता है, हम्म, तो मैं ये कहूँगा कि वो कम से कम उसी परीक्षा से पीएटी दे ले और पीएटी में एडमिशन ले ले। तो कम से कम उसको पीएटी में 1 साल का डिग्री मिल जाए, वो मिल जाएगा, आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगी। यदि ये नहीं भी मिलती है तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम वो फिर से 1 साल का जो देखिए सब बीएससी एजी जो है ये काफ़ी बनिस्बत नीट के, यदि किसी बच्चे ने नीट क्रैक नहीं कर पाया तो बीएससी एजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर के आराम से वो 2 सेमेस्टर में ये कोर्सेज को आराम से कर सकता है और अपनी नीट की तैयारी भी कर सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल जो है एग्रीकल्चर में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं और नीट की तैयारि करते हैं, और पता लगा 1 साल छोड़ करके वो नीट पे चले जाते हैं। तो यदि हमारे यहाँ आते हैं तो अब उनको कम से कम 1 साल का कम से कम वो सर्टिफिकेट मिल पाएगी उनको। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट मिलने का जो प्रोसेस है ये शायद हो सकता है हम लोग अगले साल इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए, नहीं, वो तो आप क्योंकि महेश जी जी जो आप बता रहे हैं वो तो इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय की कृषि बात कर विश्व रहे हैं, लेकिन जी जो समस्तीपुर वाला है उसमें ये हाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है, यही कह रहे हैं हाँ ना आप? इम्प्लीमेंट हो चुका है। हाँ, वहाँ डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव साहब वहाँ के वाइस चांसलर हैं, जी। राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और हम्म। वहाँ पर उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। और कोई यूनिवर्सिटी है जैसे कि हमारे पास कुछ अभी बच्चे मध्य प्रदेश के हैं? हाँ, अभी सर अभी इस पे काम चल रहा है सर। अभी कहीं पर भी जो है बहुत मतलब पूरा रिफॉर्म पे काम चल रहा है। और अभी तो पूरा श्रेय इस पे है कि हम एनईपी को कैसे इम्प्लीमेंट करें और कैसे सिलेबस को मॉडिफाई करें ताकि हम ये इसे सर्टिफिकेट देने लायक बना सकें। ठीक है। तो अभी हर यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है सर, ठीक है। और और मुझे लगता है कि 1 साल लगेगा अभी। ठीक, और किसी कोई प्रश्न है इस टॉपिक पे या हम आगे चलें? नहीं तो अगला स्लाइड चलते हैं। जी सर एक क्वेश्चन था ठाकुर साहब से। हाँ बोलिए। सर ये जैसे अभी ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जैसे मान लीजिए जैसे आपने अभी कहा फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले ली बीएससी में, उसके बाद जैसे मान लीजिए उसने नीट के लिए प्रिपेयर पैरेलली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है बच्चा जो है, जी उसके बाद मान लीजिए जैसे नीट में उसका सिलेक्शन हो जाता है नेक्स्ट ईयर, जी जैसे मतलब फॉर एग्जांपल, जी तो उस स्थिति में क्या जैसे बीएससी एग्रीकल्चर जैसे वो अगर वहां से वो उस जैसे वो निकल जाएगा वहां से, जी तो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, वो छोड़ के जाएगा, बिल्कुल मिल जाएंगे। वो हाँ तो नहीं बतला वही के मैं जाएगा ना, छोड़ के जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बताएगा कि मेरा नीट के थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका है, तो बिल्कुल अच्छा उसको अच्छा सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, कोई ऐसे कंपल्सन नहीं है।
अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ हाँ भी सर, कंपलसरी नहीं है। हाँ सर, एक और क्वेश्चन पूछना था जी कि ये जो बीएससी के जो कोर्सेज हैं जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट के थ्रू से आपने जब बताया है, जी। तो उसमें ये एग्जाम कब होता है नॉर्मली? ये ये एआईसी एग्जाम ये एग्जाम एआईसी? नॉर्मली सितंबर अक्टूबर में होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब आफ्टर नीट, नीट के बाद होंगे मतलब नहीं ये? वैसे वैसे देखिए शेड्यूल तो इनका जुलाई का ही, जून का है, और जुलाई में अच्छा, इसके थ्रू भी एग्जाम, लेकिन ये अभी थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ हो गया कोरोना के चलते। हाँ अदरवाइज ये कोरोना जो का। एग्जाम है ना जून में हो जाते थे, जी और सर जुलाई जी। में एडमिशन के लिए बिल्कुल तैयारी हो जाती मतलब थी इसके जुलाई में। नोटिफिकेशन उसी टाइम पे आते होंगे सर, जिस टाइम पे नीट वगैरह के आते होंगे? बिल्कुल सर, ये लास्ट वीक ऑफ मई से लगा करके जून जून में ये एग्जाम हो जाते हैं, ए आई डबल अच्छा ई अच्छा। वाले। जी हम्म। अच्छा सर, एक चीज और मेरे को बताना था। जैसे अभी आप जैसे अभी पटेल साहब बोल रहे थे कि जैसे डिप्लोमा का कोर्स है कि नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, वेटनरी में भी छत्तीसगढ़ जो अंजोरा कॉलेज ऑफ बिल्कुल वेटनरी साइंस अंजोरा है, बिल्कुल वहां बिल्कुल। से भी एक डिप्लोमा कोर्स चल रहा है एवीएफओ के लिए, मतलब फील्ड ऑफिसर। जी तो 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स रहता है, जिसमें इसको डिप्लोमा मिलता है और साथ ही साथ उसको एक एवीएफओ के मतलब जैसे गवर्नमेंट की जैसे सर्विस निकली एवीएफओ के लिए, जी। तो उस टाइम पे भी मतलब वो एवीएफओ के बतौर एवीएफओ के हिसाब से ज्वाइन कर सकता है। नहीं अभी तो आपने तो आर्ट कॉलेज में वो भी पॉलिटेक्निक शुरू कर दिया ना, वेटनरी पॉलिटेक्निक। हाँ सर, उसी की बात कर रहा हूँ सर। वो अच्छा पॉलिटेक्निक उसकी जो बात है कर वो, रहे हैं, हाँ राइट। वो डिप्लोमा डिप्लोमा देता है सर। हाँ वो तो वो दो दो, बीवीएससी जो दो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो वो 2 इयर्स का बिल्कुल कर रहेगा। सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर हाँ सकते सर। हैं। तो वही है कि मतलब अभी जो बात उठ रही थी ना कि पॉलिटेक्निक कोर्स अगर कुछ है तो साइडलाइन में मतलब कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और है ना सर? थैंक यू सर। ओके ओके। जब चलें सर आगे बढ़ें। महेश जी एक सवाल मेरा है, लेकिन कोई जरूरी जी नहीं कि इसका जवाब हो आपके पास, नहीं है तो कोई बात जी। नहीं। जो आप 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स की बात कर रहे हैं, वैसा चीज कुछ आयुर्वेद में है? आयुर्वेद में सर 6 माह का डिप्लोमा तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। नॉर्मली डिप्लोमा 1 साल से 2 साल के होते हैं। अच्छा ठीक, कोई बात 6 माह की तो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं नॉर्मली। नहीं। हाँ, क्या सर्टिफिकेट कोर्स कोई है 3 महीने 6 महीने का? 6 माह का सर आइडिया नहीं इसका मेरे को, कोई बात नहीं, आयुर्वेदिक का देखना कोई बात पड़ेगा। नहीं। कोई किसी और और से वैसे बीएचएससी अभी सर ये जैसे ये अभी ना ये भी चल रहा है बीएचएमएस जो है, जैसे बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो चल रहा है, इस पर भी आजकल बहुत लोग जा रहे हैं। मैं पता बैचलर करूंगा। ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। जी मैं पता करूंगा, चलते हैं इसमें, अभी जी एग्रीकल्चर पे फोकस रखते हैं। जी जी। अभी स्लाइड को थोड़ा जल्दी करेंगे महेश जी, ताकि बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल आंसर का मौका मिले बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो चलिए इसमें मेरे ख्याल से इस स्लाइड में सर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा बच्चों को दिखाने के लिए अभी। चलिए आगे बढ़िए सर। इसमें ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम है हिंदुस्तान का, ये बहुत ही इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है, जिसके तहत हमारी 63 एग्रीकल्चर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 4 जो है वो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एनडीआरआई है, आईएआरआई है और आईवीआरआई है। ये 4 डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये बहुत ही प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। इसी प्रकार से 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, एक पूसा समस्तीपुर बिहार में है, दूसरा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो इम्फाल मणिपुर में है, और तीसरी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो रानी लक्ष्मीबाई झांसी में है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में। ये अभी 4-5 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, इम्फाल की पुरानी है। और जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार में है, ये भी अभी 4-5 साल हुई है। और 4 जो है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ विथ एग्रीकल्चर फैकल्टी है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और ऐसी और 3 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कि एग्रीकल्चर फैकल्टी है। आईसीआर जो है ये बहुत सारी एसएयूज के साथ मिलकर के काम करता है, और इन सब का एक ही उद्देश्य है कि फर्स्ट रेट ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना। ये कुल मिलाकर के आईसीआर का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और ये आईसीआर जो है ये कोऑर्डिनेटिंग सपोर्टिंग एंड गाइडिंग यूनिट है, जो कि दिल्ली से सारी यूनिवर्सिटीज के जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलता है। नेक्स्ट प्लीज। यदि हम कुछ नए इनिशिएटिव की बात करें तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे पूरे एजुकेशन को रिकास्ट करने की बात की है, और इसको नॉलेज इकोनॉमी से ये हायर एजुकेशन एक टॉप नेशनल एजेंडा के तहत अभी काम कर रहा है। और एग्रीकल्चर एजुकेशन में बहुत सारे फास्ट चेंज हो रहे हैं, और इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने एग्रीकल्चर में जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करें,
और डेवलपिंग सेल्फ मोटिवेटेड प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर। मैं आपको बता दूं कि अभी मोदी साहब का जो पूरा जो कंसंट्रेशन है वो सेल्फ मोटिवेशन की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, एंटरप्रेन्योर्स की तरफ है और सेल्फ स्किलिंग की तरफ है। तो अभी इस डायरेक्शन में एक उन्होंने पूरी मिनिस्ट्री बना दी है स्किल डेवलपमेंट की, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आज हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं एक एग्रीकल्चर काउंसिल, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ASCI। अभी सिंह साहब मैं आपके लिए बता दूं, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि बहुत सारे 3 माह से 6 माह के सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाता है। लगभग 84 सब्जेक्ट हैं, और ये जो सर्टिफिकेट देते हैं साहब, ये सर्टिफिकेट हमारी कंट्री तो आप छोड़िए, बाहर भी इन सर्टिफिकेट्स का पूरा सम्मान होता है। और हर सर्टिफिकेट में बारकोड होता है, जैसे प्लम्बर के, और हमारे बहुत सारे ट्रेड्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जहां पर लगभग 84 प्रकार की हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। और इन सर्टिफिकेट प्रोग्राम का एक कॉमन बारकोड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है ASCI के माध्यम से। और वो व्यक्ति जिसके पास ये सर्टिफिकेट है, वो हिंदुस्तान तो छोड़िए, वर्ल्ड के किसी भी कोने में इस सर्टिफिकेट का पूरा सम्मान किया जाता है। इसमें बकायदा बारकोड होता है, पूरी आइडेंटिटी होती है, और सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है। तो ये एक NSCDC है, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो कि ASCI एक एजेंसी है जो इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम को चलाती है। अभी ICR जो है वर्ल्ड बैंक के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के, और बहुत सारे आयाम, एक नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ 50-50 रेशो में चल रहा है, और 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, जिसमें एक जो सबसे बड़ा इसके जो मोटो है, हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन को बूस्ट करना, फैकल्टी डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट इन लर्निंग आउटकम, एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, एनहांसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड सिस्टम मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। ये सारा की सारा जो फोकस है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट का, वो इसी की तरफ से। हम कैसे फैकल्टी को सुदृढ़ करें, हम कैसे फैकल्टी का डेवलपमेंट करें, स्टूडेंट का डेवलपमेंट करें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रेंथन करें, और टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे इन्हांस किया जाए ताकि हमारा लर्निंग आउटकम बढ़े, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, हमारा इंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, और हमारा जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत अच्छे इफेक्टिवली काम कर सकें। नेक्स्ट प्लीज। गेटिंग टैलेंट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हायर एग्रीकल्चरल एजुकेशन। मैं आपको बता दूं अभी एक आर्या प्रोजेक्ट चल रहा है जो ICAR ने लॉन्च किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा एम है कि हमारे जो बच्चे जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो कंट्री के बाहर जा रहे हैं, या इस प्रोजेक्ट के तहत तो ये इसका जो जो पूरा उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे गांव छोड़ के ना जाए, बच्चे शहर छोड़ के ना जाए, बच्चे वो स्टेट छोड़ के ना जाए, बच्चे कंट्री छोड़ के ना जा पाए, ताकि उनके लिए रोजगार के साधन वहीं उपलब्ध कराए जाएं। ये एक बहुत बड़ा फोकस जो है गवर्नमेंट का है कि हमारे बच्चों को वहां से बाहर ना जाए। 52% candidate had secured 80% and more than 80% marks in qualifying intermediate board examination। ये एक ICAR ने अभी एक बुकलेट जारी की है, उसमें ये बताया है कि 80% बच्चे हैं जो कि 52% कैंडिडेट हैं, they secured 80% marks and they are admitted in agriculture and many other fields। Next please। बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। ये एक देखिए, नेताजी सुभाष ICAR इंटरनेशनल फेलोशिप है जो कि 30 होती है, PhD के लिए होती है, और इसकी फेलोशिप का आप अमाउंट देख सकते हैं। बाहर जाकर के PhD कर सकते हैं, आपको लमसम ग्रांट $1000 US पर मंथ मिलेगा, और इस प्रकार से पर एनम 25,000 मिलेगा। और इस प्रकार से यदि आप ओवरसीज कैंडिडेट को देखें तो पर मंथ फेलोशिप ये 40,000 रुपये है। तो नेताजी फेलोशिप, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको अपीयर करना होगा, और ये फेलोशिप जो है वो ICAR के माध्यम से होती है, और 30 फेलोशिप्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट। ठीक इसी प्रकार से ICAR पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है जो कि अभी 2019-20 से स्टार्ट हुई है, और इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, ये इसमें 25 पोजीशन है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की, जो कि हमारे ICAR के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। जो 10 इंस्टीट्यूट है, 4 ICAR के हैं जो कि IERI है, NDRI है, IVRI है, ICFRI है,
वहां पर ये फेलोशिप्स हैं। और ये देखिए 5 हर इसमें है, 5 IVRI में है, 5 NDRI में है, 5 CIFE में है, और ये 25 पोजीशन है। और आप देखिए कितना हैंडसम अमाउंट है, 75,000 पर मंथ तो साहब सैलरी होती है। लेकिन ICR जो है ऐसे टैलेंटेड बच्चों के लिए 75,000 रुपये पर मंथ ये सैलरी देने के लिए तैयार है, अलॉन्ग विद 2 lakhs पर एनम कंटेंजेंसी। ये कंटेंजेंसी अलग है जो कि एक साल में 2 लाख कंटेंजेंसी है। तो ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो ICR की पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं, उन्हें 75,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी। और ये जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री के, वहां उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। IVRI वर्ल्ड का एक टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन से NDRI, CIFE, IARI, ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हैं। यहाँ यदि आप पढ़ते हैं तो आप अपने आप को गौरव महसूस कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि आप हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट है। नेक्स्ट महेश जी, आपके पास तो जरूर होगा कि यहाँ पहुँचने का रास्ता क्या है। कोई बच्चा अभी 10वीं क्लास में है जी, तो 10वीं क्लास से पोस्ट डॉक्टरल का रास्ता क्या हो सकता है? कभी पोस्ट डॉक्टरल का रास्ता सर बिल्कुल ये हो सकता है कि उन्हें पहले तो BSc AG में आना पड़ेगा। वो कहीं से भी BSc AG कर लें, क्योंकि BSc AG IARI में नहीं होती है। अब प्रयास चल रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करने जा रही है कि इन इंस्टीट्यूट में BSc AG भी होगी। तो आप BSc AG कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कर लें। इसके बाद ये ICR जो एग्जाम जो कंडक्ट करती है PG में एडमिशन के लिए, वो PG में एडमिशन के लिए AIEEA का जो एग्जाम होता है, आप PG IARI से कर सकते हैं, बशर्ते कि आप AIEEA का एग्जाम दें और वो 25% सीट में अच्छे नंबर यदि आप लेकर के आते हैं तो आपका IARI में एडमिशन PG में हो सकता है, आपका IARI में एडमिशन PhD में हो सकता है। यदि आप वेटनरी वाले हैं तो आपका उसी एग्जाम के माध्यम से PG में एडमिशन IVRI में हो सकता है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में हो सकता है, और CIFE मुंबई में है, उसी एग्जाम के थ्रू PG में एडमिशन आपका यहाँ हो सकता है जी। तो आपको AIEE जो PG के लिए होता है उन एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप फिर पोस्ट डॉक्टरल के लिए आ सकते हैं। IARI भी PhD देती है, और पोस्ट डॉक्टरल जो है वो PhD के बाद होती है, 1 साल का कोर्स होता है। तो पोस्ट डॉक्टरल आप हिंदुस्तान के अंदर बाहर कहीं से भी कर सकते हैं। तो IARI में एडमिशन के लिए BSc AG कहीं से भी आप करें, AIEEA का एग्जाम देकर के आप PG में IARI में एडमिशन ले सकते हैं, और उसी के बाद फिर आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू महेश। ओके सर, नेक्स्ट प्लीज। ठीक इसी प्रकार से जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है हमारे पूरे वर्ल्ड में, और मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको सपना नहीं दिखा रहा हूं, ये डैट फेलोशिप मेरे भतीजों को मिली है। ये जर्मन की फेलोशिप होती है, ही इज ए डैट फेलो। और हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चों को ये फेलोशिप मिलती है, फुल ब्राइट फेलोशिप। यदि आप PG और PhD आप US में करना चाहते हैं तो आप फुल ब्राइट के माध्यम से आप जा सकते हैं US में PG करने के लिए, आपको फुल ब्राइट फेलोशिप मिलेगी। हम्बोल्ट फेलोशिप, ये जो जर्मनी के चांसलर थे, चांसलर ऑफ जर्मनी ही स्टार्टेड दिस फेलोशिप, और ये हम्बोल्ट फेलोशिप भी जर्मनी की है जो कि PG PhD के लिए होती है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO की जो फेलोशिप है, ये कई कंट्री, चाहे वो हंगरी हो, स्कॉटलैंड हो, वर्ल्ड की ढेर सारी कंट्री में FAO फेलोशिप के माध्यम से आप PG PhD कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से CGIAR कंसल्टेटिव ग्रुप्स ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो 17 ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया, आप वहाँ और बहुत सारे ऐसे ICR जो CGIAR के ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ से आप PG और PhD अमेरिका की, फ्रांस की, जर्मनी की, कनाडा की एग्रीकल्चर के, USA की, UK की, आपकी ढेर सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप FAO के माध्यम से, CGIAR के माध्यम से फेलोशिप लेकर के और आप PG और PhD कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ फेलोशिप, जो UK की फेलोशिप है, जो आप PG के बाद एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, वहां पर आप जा सकते हैं। एक और एग्जाम होता है जिसे हम EC फेलोशिप बोलते हैं, यूरोपियन कम्युनिटीज EC फेलोशिप। यूरोपियन कम्युनिटीज का जो एक कॉमन एग्जाम होता है, यदि आपने उसको क्रैक कर लिया तो आप PG PhD करने कहीं भी वर्ल्ड ओवर जा सकते हैं।
तो ये ढेर सारी वो फेलोशिप्स हैं जो वर्ल्ड, जो हिंदुस्तान के बाहर आप पीजी का 1 साल का, 2 साल का, पीएचडी का प्रोग्राम जो है इन फेलोशिप के माध्यम से कर सकते हैं और आपके पिताजी के जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आप अपना फ्यूचर एग्रीकल्चर में देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आप इनके माध्यम से बाहर से आ सकते हैं। ऐसी ढेर सारी फेलोशिप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के अंदर आपको करने के लिए देती है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी जो है बॉयज कास्ट फेलोशिप होती है, जैसे ये पीजी पीएचडी के लिए मिलती है। पीएचडी में आप 2 साल आप हिंदुस्तान में करें और जो आपका 1 साल का काम है 9 माह का, आप बॉयज कास्ट फेलोशिप के माध्यम से अमेरिका जा सकते हैं, जहां पर आप 9 साल के रिसर्च वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं अमेरिका में जाकर के। तो डीएसटी, डीबीटी ढेर सारे डीबीटी के ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान के अंदर। इस फेलोशिप को आप ग्रहण करके 25 फेलोशिप है, जैसे मेरे यहाँ डीबीटी की फेलोशिप है, मेरे यहाँ आप आकर के एडमिशन ले सकते हैं डीबीटी की फेलोशिप के माध्यम से। और ऐसी 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान के अंदर जहां पर डीबीटी फेलोशिप आप अवेल कर सकते हैं, डीएसटी की फेलोशिप अवेल कर सकते हैं और हिंदुस्तान के बाहर 9 माह के रिसर्च प्रोग्राम को करने के लिए बॉयज कास्ट की फेलोशिप आप अवेल कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की फेलोशिप पीजी में होती है, पीएचडी में होती है। ICR की फेलोशिप, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की फेलोशिप, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की फेलोशिप, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की फेलोशिप, ये सारी की सारी प्रेस्टिजियस फेलोशिप हैं जिनके माध्यम से बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम आप हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस में आप इन फेलोशिप को लेकर के कर सकते हैं। और ये सारे प्रोग्राम 4 साल से लगा करके 4 साल के बैचलर के प्रोग्राम हैं, 2 साल के पीजी के प्रोग्राम हैं और 3 साल के आपके डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम हैं। उसके बाद आप इवन पोस्ट डॉक्टरल में भी जा सकते हैं। पोस्ट डॉक्टरल में भी CSIR की फेलोशिप है, ICR की फेलोशिप है, DBT की फेलोशिप है, DST की फेलोशिप है, MHRD की फेलोशिप है। तो आप 3 साल के जो PhD के प्रोग्राम हैं वो हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर इन फेलोशिप के माध्यम से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट। अभी अगला जो कुछ स्लाइड है वो तो डाटा पॉइंट है एडमिशन का, तो उस पर थोड़ा जल्दी जाएंगे। बस सर मैं बहुत जल्दी उनको बतला दूंगा, बहुत कम समय में बतला दूंगा। ये एक आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं कि आप देखें यहाँ कितने सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और मात्र ये सीट है। आप यहाँ पर आप देखें इन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इन एग्जाम में अपीयर होते हैं, आप देखें कितने बच्चे होते हैं और कितनी सीट्स हैं। नेक्स्ट। ये जस्ट आंकड़ा है कि किस साल में कितने। यदि आप यहाँ देखें, मैं आपको जस्ट ये बता दूं, बिहार में देखिए 33,000 बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, इतने बच्चे देते हैं और इतने बच्चे एलिजिबल हैं और इतने बच्चे एडमिशन लेते हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए कितना पुअर परफॉर्मेंस है। और ये तो मैं केवल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं। आप केरला जाइए, कर्नाटका जाइए, आप देखिए, ये आप ये यहाँ देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए कितने सारे बच्चे देते हैं एग्जाम। हमारे छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में क्यों बच्चे कम एग्जाम देते हैं? क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे AIEEE के एग्जाम को दें और इस एग्जाम को क्रैक करें। नेक्स्ट प्लीज। आप यहाँ देखें 2,36,000 बच्चे एग्जाम को देते हैं। प्रीवियस स्लाइड देखें सर एक बार, प्रीवियस स्लाइड ये देखिए, 2,36,000 बच्चे एग्जाम को देते हैं। अपीयर कितने होते हैं? 1,08,000 और एलिजिबल होते हैं 1,08,000। तो ये आंकड़े को बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। यहां देखें छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखें, बाहर का आंकड़ा देखें, यहां भी वही स्थिति है, इतने फीमेल है, इतने मेल है और कुल मिलाकर के इतने बच्चे जो है वो इस एग्जाम को लेते हैं अलग अलग स्टेट से। ये देखिए अलग अलग स्टेट का आंकड़ा है। अब ये देखिए बिहार में 193 बिहार के बच्चे फीमेल हैं जो एडमिशन लेती है और हमारे यहाँ तो क्या ये बढ़ नहीं सकता? बढ़ सकता है। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप देखिए कर्नाटका में 212 बच्चे एडमिशन लेते हैं, इतनी फीमेल एडमिशन लेते हैं, इतने मेल लेते हैं और टोटल लेते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। यहां देखिए आप
IGKB से इतने लोग विथ NTS नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, ये नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप ये भी बहुत अच्छी फेलोशिप है, 3,000 रुपए पर मंथ इसमें स्कॉलरशिप है। ये देखिए हमारे यहाँ मात्र 95 बच्चे, और दूसरी जगह देखिए राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 141 बच्चे एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट, और विदाउट फेलोशिप ये देखिए पीजी का यही आंकड़ा पीजी का है, देखिए यहाँ पर सीट इतनी है और इतने बच्चे बैठते हैं। नेक्स्ट, यहाँ देखिए अलग अलग बच्चे अलग अलग पूरे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट के, और जितने बच्चे एडमिट होते हैं देख लें कहाँ कितनी स्टेट के बच्चे हैं, आप कहाँ हैं और कहाँ जा सकते हैं वो देखें। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, इसी प्रकार से आप देखें ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। आप यहाँ देखें कि आप किस में जाना चाहते हैं, प्लांट साइंस में जाना चाहते हैं, एंटोमोलॉजी, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, हॉर्टिकल्चर, ये अलग अलग सब, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस, फिशरीज, एनिमल, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सामने ओपन है। ये सब पीसीबी के लिए हैं, कुछ को छोड़ करके। तो आप जहां चाहे ये देखिए 20 सारे सब्जेक्ट हैं जहां आप अपना कैरियर फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगेन देखिए, आप देखें यहाँ मेल और फीमेल इतने सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, अलग अलग सब्जेक्ट के। यहाँ देखें प्लांट साइंस में 141, हॉर्टिकल्चर में 114, वेटनरी साइंस में 113, ये सब आंकड़ा है। नेक्स्ट प्लीज। अगेन यहाँ देखें नंबर ऑफ कैंडिडेट एडमिटेड इन पीजी प्रोग्राम, ये देखिए यहाँ देखिए आप IRI में 147 बच्चे IRI के निकलते हैं विद पीजी स्कॉलरशिप, जबकि आप देखिए छत्तीसगढ़ में, और ये देखिए और एक और MP में देख लीजिए कितना पुअर आंकड़ा है। नेक्स्ट, ये मैं आपको बता रहा था कि जो ICAR की फेलोशिप होती है JRF, ये देखिए 31,000 फेलोशिप पर मंथ है फर्स्ट 2 ईयर के लिए, ये है आपकी PhD के लिए, और PhD थर्ड ईयर के लिए देखिए 35,000 रुपये है और 10,000 कंटिजेंसी है। और ये एग्जाम मुझे ये ICAR रिसर्च फेलोशिप मिली है, जूनियर फेलोशिप, ICAR सीनियर रिसर्च फेलोशिप, बहुत टफ एग्जाम नहीं है, हमारे बच्चे आसानी से आ सकते हैं। ये देखिए मेरे जमाने में तो बहुत कम फेलोशिप थी, अभी आप देखिए 300 फेलोशिप है JRF SRF की, तो ये आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेशो यदि आप देखें तो 1:9 का रेशो है। अब नीट में आप तो सब नीट दे रहे हैं, नीट में कितना टफ फाइट है, और एग्रीकल्चर में आने के लिए बहुत आसान है। देखिए कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, यही लीडिंग स्टेट है, और सीटें आप देख लीजिए अगेंस्ट 905 सीट जो है, इतने बच्चे बैठते हैं, इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, और इतने एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट, बहुत कम रेशो है हमारे यहाँ। नेक्स्ट, ये देखिए PhD में यदि आप देखें तो इतने बच्चे बैठते हैं, इतनी सीट्स हैं, ये PhD आंकड़ा है, और ये अलग अलग कैटेगरी में आप देखें तो ये। नेक्स्ट प्लीज। मेरी ख्याल से सर लास्ट स्लाइड होगी सर। ये अलग अलग फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं, एग्रीकल्चर साइंस में ये ले सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में ये, इंजीनियरिंग में ये, वेटनरी में ये। नेक्स्ट, ये एडमिशन का परसेंटेज देख लें आप, अभी देखिए आप अलग अलग सालों में आप देखें तो इतने एडमिशंस होते हैं, इतने प्लेसमेंट है, और ये परसेंटेज है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज फॉर फर्दर स्टडी, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है पीजी के लिए, मैंने आपको बताया लगभग 40 सब्जेक्ट हैं पीजी के। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, ये PhD में, मास्टर डिग्री में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और आप जब आप BSc कर लेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें MSc और PhD होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट प्लीज। ये अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर से आप देख लें, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, इस प्रकार से करीब 20 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें PG होती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, ऐसी PhD होती है हिंदुस्तान के अंदर, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज हैं, और ऐसी ढेर सारी कंट्री है जहां पर ये सारी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, हिंदुस्तान के अंदर और बाहर। ये कुछ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, और ये शायद बहुत ज्यादा आपसे रिलेटेड नहीं है, छोड़िए इसको। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, मेरे ख्याल से आज बहुत सख्त आवश्यकता है। ये देखिए ICRISAT ने कुछ प्रकार से डिजिटल यूज किया हुआ है एग्रीकल्चर में, और विशेष रूप से। और एक चीज ये मैं आपको जरूर बताना चाह रहा था यहाँ पर कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, जो इनोवेशन है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोवाइड यूनिक वैल्यू फॉर डिमांडिंग कस्टमर्स हु आर विलिंग टू पे फॉर देयर वैल्यू, ये कहलाता है इनोवेशन। और द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ ग्रोथ एंड न्यू बिजनेस, दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप।
मेरे ख्याल से मोदी साहब जो हैं वो इन दोनों की ही बात कर रहे हैं, दोनों की ही वकालत कर रहे हैं, ताकि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप दीज आर एट द हार्ट ऑफ नेशनल एडवांटेज, और इनके क्या फायदे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये इसी के माध्यम से मेरे ख्याल से आज बहुत बड़ा चेंज हम समाज के अंदर ला सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज सर। खत्म हो गया। थैंक यू मच। नाउ इट इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। तो मैं शेयरिंग बंद कर देता हूँ। बिल्कुल सब बंद कर और क्वेश्चन आंसर जी करें। नाउ इट्स योर टर्न। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? सर मैं तो पटेल साहब को बधाई देना चाहूंगा, इतना बढ़िया मतलब इन्होंने प्रेजेंटेशन किया है। साकत जी उनका नाम महेश प्रसाद ठाकुर है, पटेल तो हमारी स्टूडेंट थी। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, ठाकुर साहब का प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया था सर, सारी मतलब इतनी मतलब बढ़िया एनालिसिस है पूरा उसका, तो ये तो टू द पॉइंट उनका वो रहा सर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। महेश जी का प्रेजेंटेशन इससे भी अच्छा था, समय कंस्ट्रेंट के कारण मैंने बहुत सारे स्लाइड निकलवा दिए। रिक्वेस्ट नहीं बहुत बढ़िया आपका बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन था सर, टू द पॉइंट।